हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दलदल वेब सीरीज को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम रीटा फरेरा और इंदु मात्रे नाम की दो कलीग को देख पाते हैं। वह एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी रीटा की नजर पड़ती है एक लड़के पर जो कि उसे घूरे जा रहा था। उस लड़के ने रीटा के पास एक लेटर भी लेकर गया है जिसमें की शायरी लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ रीटा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह उस लेटर को लेकर उस बंदे के मुंह में ठूस देती है। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि रीटा तो बस एक सपना देख रही थी। रीटा ने उस बंदे के साथ कुछ नहीं किया था। जिसके बाद इंदु जो है वह शायरी को पढ़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पर यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंदु और रीटा जो है वो यहाँ बस चाय पीने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि वो तो यहाँ कुछ और काम करने के लिए आए हैं। जिस एरिया में यह लोग हैं उस जगह को मुंबई के पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया कहा जाता है। और हमें यह भी मालूम चलता है कि रीटा जो है वह दरअसल में क्राइम ब्रांच की एसीबी है और इंदु मात्रे जो है वह सब इंस्पेक्टर है। और यहाँ ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो कि यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को स्मगल करके दूसरी जगह भेजते हैं। जब यह बात रीटा फरेरा को मालूम चल जाती है तो अब वो लोग इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। तो इन लड़कियों को बाहर भेजने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इनका मेन लीडर दादा भाई होता है। दादा भाई ने यहाँ पर 11 लड़कियों को काउंट किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 ही लड़की है। इसी वजह से दादा भाई खुद जाकर उस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इस वैन का ड्राइवर विनोद नाम का बंदा है। और जब रीटा उसके पास पहुंचती है तो मालूम चलता है कि विनोद तो यहाँ रीटा को टीचर समझ रहा था, लेकिन वह तो एसी भी निकली और अब यहाँ रीटा उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। अब दादा भाई उस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे लड़की की माँ मतलब कि नैना जो है वह बिल्कुल नहीं मानती है। दादा भाई उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है कि तभी यहाँ पर रीटा पहुंच जाती है। रीटा ने जब देखा कि दादा भाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो रीटा ने अपनी गन निकाल ली, लेकिन दादा भाई जो है वह नैना और उस बच्ची के पीछे था। जिस वजह से रीटा जो है वह सूट नहीं करती है और अपनी गन को नीचे रख देती है कि तभी नैना जो है वह दादा भाई के हाथ में काट लेती है, जिससे दादा भाई नैना को धक्का दे देता है और यहाँ नैना जो है वह बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले से नीचे गिर जाती है और यहाँ नैना की मौत हो जाती है। आखिर में जब यह सारी चीजें रीटा फरेरा ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और आखिरी में उसने दादा भाई को जान से मार दिया। आगे हम देखते हैं कि रीटा फरेरा जो है वह अपने घर पहुंच जाती है, जहां हम आदित्य नाम के बंदे को देख पाते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि आदित्य और रीटा जो है वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रीटा चाहती है कि आदित्य जल्द से जल्द अपनी माँ से बात कर ले ताकि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। लेकिन आदित्य ने अभी तक अपनी माँ को रीटा के बारे में नहीं बताया था। आदित्य कहता है कि जब मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। जिसके बाद हम विक्रम साठे नाम के एसीपी को देख पाते हैं जो कि अपने कलीग जतिन के साथ शराब पी रहा था और वो कहता है कि आज जो कुछ भी पीलावाड़ी में हुआ है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगली डीएसपी जो है वो रीटा ही बनेगी, लेकिन 5 साल से मेरा नंबर लग ही नहीं रहा है। मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जब भी मेरे डीएसपी बनने की बारी आती है तो किसी ना किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है और वह डीएसपी बन जाता है। अब न्यूज चैनल पर यह सारी खबर रीटा फरेरा भी देख रही थी कि अगली डीएसपी जो है वह रीटा फरेरा ही बनेगी। पीलावाड़ी में यह कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था, यह बहुत बड़ा मिशन था और रीटा फरेरा जो है वो 4 हफ्तों से पीलावाड़ी में ही अंडरकवर एजेंट के रूप में टीचर के रूप में काम कर रही थी और उसने टीचर बनकर वहां की सारी चीजों को देखा और सारी चीजों को देखने के बाद उसने एक्शन लिया। जिसके बाद रीटा जो है वह डॉक्टर के पास कॉल करती है और उसे आधे घंटे के अंदर बीच पर बुलाती है। तो रीटा फरेरा तो बीच पर पहले ही पहुंच चुकी थी और जब रीटा वहां पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात मनोहर स्वामी नाम के एक बंदे से होती है जो कि अक्सर यहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए आता है। मनोहर बताता है कि मैं हर रोज इस बीच पर आता हूं और इन कुत्तों को बॉयल चिकन खिलाता हूं। तभी मनोहर नोटिस करता है कि मैंने आपको कहीं देखा है और वह कहता है कि आप तो रीटा फरेरा है जिसे मैंने कल ही टीवी पर देखा था। मनोहर कहता है कि मैं इन कुत्तों के लिए एक समाज सेवी हूं और मेरी एक शिकायत भी है कि मैं हर रोज इन्हें चिकन खिलाता तो हूं, लेकिन कोई यहाँ पर हर रोज आता है और इन कुत्तों को रॉ चिकन खिलाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से मनोहर रीटा से बात कर रहा था रीटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह तो बस यहाँ से किसी भी हालत में जाना चाहती है और उसे पीछा छुड़ाना चाहती है। थोड़ी देर के बाद ही रीटा से मिलने के लिए डॉक्टर आ जाता है, लेकिन दरअसल में वो डॉक्टर नहीं था बल्कि वो तो सप्लायर था जो कि ड्रग्स बेचा करता है और रीटा ने इस बंदे का नाम डॉक्टर नाम से सेव किया है। और यह भी मालूम चलता है कि रीटा जो है वो इस बंदे से कुछ नशीली चीजें लेती है ताकि रीटा नशे कर सके। अब यहाँ रीटा जो है वह इस बंदे से कहती है कि अगली बार जब मैं फोन करूँ ना तो फोन मत उठाना। जिसके बाद डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और रीटा अकेले ही यहाँ पर बैठी रहती है। अब अगले सुबह होती है और रीटा फरेरा जो है वो ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब वह बीच रास्ते में थी कि तभी उसे एक मर्डर के बारे में मालूम चलता है। जब उसे मर्डर के बारे में मालूम चला तो रीटा फरेरा तुरंत उस जगह पर जाने लगती है। मालूम चलता है कि यह वही जगह है जिस जगह पर पिछली रात को रीटा, डॉक्टर और मनोहर मिले थे और जिस बंदे का खून हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि मनोहर स्वामी होता है, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। उसकी कलाइयों को बुरी तरह से काटा था और उसके मुंह में रॉ चिकन को ठूस दिया गया था। यह सारी चीजें देखने के बाद यहाँ रीटा को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वह पिछली रात यहीं पर मौजूद थी।
जिसके बाद हम विक्रम साठे को देख पाते हैं, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से लाइन में हूं कि मैं डीएसपी बन सकूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई आ जाता है और वो डीएसपी बन जाता है। लेकिन सीनियर ऑफिसर यहां पर विक्रम से कहते हैं कि देखो, महिला सशक्तिकरण की वजह से हमें महिलाओं को ही बढ़ावा देना है, लेकिन अगर रीटा फरेरा के बाद कोई डीएसपी बनेगा तो वह तुम हो। जिसके बाद हमें गीता नशा मुक्ति केंद्र के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, प्रभाकर को, जो कि साजिद नाम के एक लड़के के पास जाते हैं, जो कि बहुत देर तक सो रहा था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उसके पास से मोबाइल उठाते हैं। यहाँ प्रभाकर नोटिस करते हैं कि साजिद के हाथों पर कुछ निशान है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि साजिद जो है वह पिछली रात जरूर कहीं ना कहीं गया था। वह उससे बात करते हैं और बातों से प्रभाकर को मालूम चल जाता है कि साजिद ने कल रात फिर से ड्रग्स लिए है। साजिद कहता है कि वह अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है, इसी वजह से उसे ड्रग्स लेने पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ साजिद के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। प्रभाकर जब उसे ऑन करने की कोशिश करता है तो वह ऑन नहीं होता है, लेकिन वह उसे अपने ही पास रख लेते हैं। जिसके बाद रीटा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाती है। यहाँ सिनोए जो है वो रीटा को बताता है कि मनोहर की वैन में बॉयल चिकन पाया गया है, लेकिन जो उसके मुंह में था वो एक रॉ चिकन था और उसके हाथ को जिस तरह से काटा गया है वो हथियार बहुत ही धारदार था। अब रीटा जब यहाँ से निकलती है कि तभी उसके पास युक्ति सदन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि युक्ति सदन के जो बच्चे हैं वह बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हैं। कोई यहाँ पर आया था जिसने उन्हें बताकर गया है कि उनकी सबकी मां जो है वह जेल में है। तब यहाँ पर रीटा खुद युक्ति सदन जाती है और उन सभी बच्चियों को समझाने की कोशिश करती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि यह सारी बच्चियां वही है जिन्हें दादा भाई जो है वह अपने साथ ले जाना चाहता था, और इन सभी की मां जो है वो जेल में इसलिए है ताकि उनसे पूछताछ हो सके। इन सभी बच्चियों की मां जो है वो इन सभी बच्चियों को भेजने के लिए मान गई थी, इसलिए उन सभी मानों से पूछताछ होना बहुत जरूरी है। तो यह सारी बच्चियां तो अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन इनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जो कि अपनी मां से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नैना जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब रीटा फरेरा को अपने सीनियर ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसे देखते हुए मैं यही चाहता हूं कि अगली डीएसपी जो है वो तुम ही बनो, और मैंने पर्सनली तुम्हारा नाम जो है वो आगे रेफर किया है। तुम क्राइम ब्रांच की सबसे यंगेस्ट वुमन होगी जो कि डीएसपी बनेगी, और मेरा रिटायरमेंट होने में सिर्फ 1 साल ही बचा है और मैं चाहता हूं कि यह डिसीजन मैं ही लूं। तो आज रीटा फरेरा जो है वो एज डीएसपी के रूप में ज्वाइन करने वाली थी कि तभी वो फ्लैशबैक में अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जहां हमें बताया जाता है कि रीटा फरेरा की मां जो है वह एक पुलिस कांस्टेबल थी और रीटा बहुत छोटी थी। वह पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका दिमाग जो है वह हमेशा म्यूजिक में लगा रहता था। वह सिंगर बनना चाहती थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लेकिन यह बात जब रीटा फरेरा की मां सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह रीटा से कहती है कि आज के बाद तेरे मुंह से तेरे पिताजी का नाम नहीं सुनने को मिलना चाहिए, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रमोशन के बारे में बताया जाता है, जहां पर कि कुछ अलग अलग ब्रांच की महिलाओं का प्रमोशन हुआ है और अब वह एसीपी बन गई है। लेकिन यहाँ रीटा फरेरा जो है वह एसीपी से डायरेक्ट डीएसपी बनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी थे। सभी लोग सवाल पूछ रहे थे कि तभी इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम अनीता था, और वह भी यहाँ रीटा फरेरा से कुछ सवाल पूछना चाहती थी। लेकिन जब रीटा ने यहाँ अनीता को देखा तो वह उसे देखकर समझ गई कि यह वही लड़की है जो कि युक्ति सदन गई थी और उन बच्चियों को बताकर आई थी कि उनकी मां जो है जेल में है। यहाँ अनीता कहती है कि सभी को ऐसा लग रहा है कि आप हीरो है, लेकिन असल हीरो कोई और है। नैना, जिसने खुद की जान दे दी थी अपनी बच्ची को बचाने के लिए, उसका नाम तो सामने आया ही नहीं। रीटा कहती है कि हाँ, असल हीरो तो नैना ही है जिसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपनी बच्ची को बचाया है। अनीता यहाँ और तीखे सवाल करती है और रीटा फरेरा भी उनके सारे जवाब दे रही थी कि तभी सीनियर ऑफिसर बात घुमा देते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर ओवर कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि इंदु मात्रे के पास एक कॉल आता है और बताया जाता है कि डॉक्टर जो है वह पकड़ा गया है। डॉक्टर दरअसल में कामत की कस्टडी में था। दरअसल में उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज आया है जहां वह बीच पर थे, जहां डॉक्टर के साथ एक हुडी में कोई आदमी बैठा हुआ है। दरअसल में वह आदमी नहीं बल्कि रीटा फरेरा ही थी। इंदु ने यह सारी बातें रीटा को बता दी है कि डॉक्टर पकड़ा जा चुका है और वह कामत की कस्टडी में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साजिद को, जो कि नशा मुक्ति केंद्र में था और वो अपनी टी शर्ट पर खून लगा हुआ देखता है और उसे देखने के बाद वो तुरंत ही अपनी टी शर्ट को धोने लगता है, लेकिन खून तो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब क्योंकि साजिद का मोबाइल भी ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए प्रभाकर जो है वह उसका मोबाइल ऑन कर लाते हैं और रिसेंट कॉल में उसे अनंत नाम के एक व्यक्ति का नाम दिखाई पड़ता है जिससे साजिद की कल रात बात हुई है। और जब प्रभाकर उसके पास कॉल करते हैं तो यहाँ हमें मालूम चलता है कि वह दरअसल में अनंत नहीं बल्कि अनीता है। अनीता यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभाकर कुछ भी नहीं बोलता है। अनीता बार बार कॉल लगाती है, लेकिन प्रभाकर ने कुछ नहीं बोला था। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर अनीता से मिलते हैं और वो यहाँ अपने कलीग जतिन से भी मिलाते हैं। यहाँ अनीता जो है वह जतिन से मिलकर बहुत खुश हुई थी और सभी लोग अनीता की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा तीखे सवाल पूछ रही थी। अब आगे हम प्रभाकर को देखते हैं जो कि साजिद के साथ बैठा हुआ था। वह साजिद से बात करता है और पूछता है कि जुबेनल में कोई अनंत नाम का तुम्हारा कोई दोस्त था क्या, जिस पर कि साजिद समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार प्रभाकर सर बोलना क्या चाहते हैं। प्रभाकर सर कहते हैं कि कल रात तुम बार बार अनंत अनंत पुकार रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। प्रभाकर सर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, और अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब साजिद यहाँ अपना फ्लैशबैक का सीन याद करता है, मतलब कि पिछली रात का जहां वह अनीता के साथ मौजूद था।
बारिश हो रही थी और अनीता के हाथ में एक चाकू था जिस पर खून लगा हुआ था और साथ ही साजिद जिस जगह पर बैठा हुआ था उसी जगह पर कुछ इंजेक्शन पड़े हुए थे जिससे कि हमें मालूम चलता है कि साजिद ने कल रात ड्रग्स लिए थे। अब हमें यह भी बताया जाता है कि आखिरकार साजिद जो है वह नशा मुक्ति केंद्र से बाहर कैसे निकला। उसने वॉचमैन को कुछ पैसे दिए और फिर चुपचाप से यहाँ से निकल गया और यह उसी वक्त की बात है जब रीटा जो है वह मनोहर से मिली थी। लेकिन तब तक रीटा यहाँ से जा चुकी थी और मनोहर अपने कुत्तों को वर्ल्ड चिकन खिला रहा था कि तभी मनोहर यहाँ एक लड़की को देखता है जिसका नाम अनीता है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके हाथ में एक चाकू था कि तभी यहाँ पर साजिद भी आ जाता है और वह दोनों मिलकर यहाँ मनोहर को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। जिस तरह से अनीता और साजिद मनोहर को मार रहे थे उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यह मेंटली रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन लोगों ने मनोहर को क्यों मारा यह तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन साजिद और अनीता के बीच में गहरा संबंध है यह तो एकदम तय है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर कि प्रभाकर जो है वह साजिद से लड़की के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन साजिद कहता है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। और साजिद यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन प्रभाकर बार बार यहाँ साजिद से उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे। उसे देखते हुए साजिद को गुस्सा आ जाता है और यहाँ साजिद कहता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तब प्रभाकर उसे संभालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रीटा फरेरा और इंदु मात्रे को जो कि कामत के पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर कि डॉक्टर बंद है। वो लोग डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। तब यहाँ रीटा फरेरा डॉक्टर के पास जाती है और उसे जोरदार एक थप्पड़ लगाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार फोटो में तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे साथ कौन बैठा था यह हमें बताओ। इसे देखते हुए डॉक्टर समझ गया था कि इसमें मुझे आपका नाम तो नहीं बताना है। वह बताता है कि मैं तो एक पैडलर हूं जो कि अक्सर ड्रग्स की डिलीवरी करता है और इसी तरह से वह भी ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए गया था और वहां से तुरंत ही वापस आ गया था। तो कामत के पास अब इस केस की जो भी फाइल थी रीटा उन्हें ले लेती है और अपने साथ जाने लगती है। और जब रीटा अपनी कार में बैठी तो उसे अपनी माँ दिखाई दी और माँ यहाँ रीटा से कहती है कि बचा लिया अपने आप को। यह सुनकर यहाँ रीटा भड़क जाती है और यहाँ इंदु मात्रे के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने अपने आप को जरूर बचाया है, यही तू सोच रही है। अब रीटा फरेरा अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वहां जाकर वो बताती है कि वो मनोहर के मर्डर मिस्ट्री वाले केस पर काम कर रही है। लेकिन सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इस तरह के छोटे मोटे केस पर काम नहीं करना चाहिए, ऐसे केस तो कामत, विक्रम और जतिन संभाल लेंगे, तुम्हें तो कोई बड़ा केस संभालना है। तभी रीटा के पास आदित्य का कॉल आता है और आदित्य यहाँ पर रीटा से कहता है कि आज रात 8:30 माँ तुमसे मिलना चाहती है। यह बात सुनकर रीटा भी खुश हो जाती है। आदित्य बताता है कि आज रात हम होटल जाएंगे जहां हम 8:30 बजे डिनर करेंगे, तो भूलना मत। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि आज रात 8:30 बजे ही आदित्य जो है वो रीटा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं अनीता को जो कि अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपनी बिग निकालती है और मालूम चलता है कि अनीता के तो छोटे छोटे बाल है। जिसके बाद वो अपने दादाजी से मिलती है जो कि बहुत जख्मी है। वह उनकी मरहम पट्टी करती है और फिर उनके सामने ही सिगरेट पीने लगती है। इतना सब कुछ देखते हुए यह तो मालूम चल गया था कि अनीता जो है वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। अब रीटा ने कामत के पास से जो मनोहर की मर्डर मिस्ट्री वाली फाइल लेकर आई है उसी में से रीटा को मनोहर का मोबाइल मिलता है और उसके मोबाइल को अनलॉक करने के बाद वो उसकी फोटो को देखने लगती है। फोटो में यहाँ रीटा को एक ऐसी फोटो दिखती है जिसे देखकर वो हैरान रह चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीता को जो कि एक जर्नलिस्ट है और वह हर रोज घर जाकर अपने काम को देखती है और जब वह यह सारी चीजें देख ही रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल दरअसल में पुलिस स्टेशन से आया था और यह कॉल इंदु मात्रे ने किया था और वो उसे कहती है कि कल तुम्हें पुलिस स्टेशन आना है और अगली बार 1 घंटे में फोन उठा लेना। तो अब अगले दिन होते ही यहाँ अनीता जो है वह पुलिस स्टेशन चली जाती है जहां रीटा जो है वह उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जब रीटा यहाँ अनीता से मिली तो रीटा यहाँ अनीता से कहती है कि हमने मनोहर की फोटो में तुम्हारी फोटो देखी, तुम्हारी डायरेक्ट फोटो नहीं थी लेकिन मनोहर ने जो सेल्फी ली थी उसके पीछे तुम खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उन्हें फॉलो कर रही थी। तो यहाँ अनीता कहती है कि मैंने उनका शायद इंटरव्यू लिया होगा। रीटा कहती है कि एक बात और, तुम्हें युक्ति सदन जाने की क्या जरूरत थी और उन बच्चों को बताने की क्या जरूरत थी कि उनकी माँ जो है वह जेल में है। अनीता कहती है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ आपको ही नहीं है, सवाल मैं भी पूछ सकती हूँ। यहाँ उनके बीच में बातचीत होती है और फिर अनीता यहाँ से चली जाती है। अब रात के सीन में हम देखते हैं कामत और विक्रम सांटे को, दोनों मिलकर शराब पी रहे थे और उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि यह दोनों यहाँ रीटा फरेरा को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। कामत के पास मनोहर केस की कुछ फोटो थी तो विक्रम उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए विक्रम यहाँ उन फोटोज को नोटिस भी करता है। अब रात को हिंदू मात्रे रीटा के पास आती है और उन्हें बताती है कि 2018 में एक कट्टर गैंग थी और वह भी इसी तरह से खून किया करते थे। पहले कलाइयों को काटते थे और मुंह में कोई भी चीज ठूस दिया करते थे, इस तरह से वह जान लिया करते थे। लेकिन 2018 में ही इस गैंग को डिसॉल्व कर दिया गया था। और तभी रीटा फरेरा को याद आता है कि आज रात 8:30 बजे आदित्य और आदित्य की मां से मिलने जाना था, लेकिन अभी तो 9:30 बज चुके हैं। यह देखकर वो बहुत परेशान हो चुकी थी। अब रात को ही हम देखते हैं साजिद को जो कि सो रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी और जब साजिद खिड़की पर गया तो वहां उसे अनीता दिखाई पड़ी। अनीता आते ही यहाँ साजिद को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है। साजिद बताता है कि शायद कल रात बीच पर ही उसका मोबाइल रह गया था। साजिद यहाँ अनीता को समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ पर आना तुम्हारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
जबकि अनीता यह साजिद से कहती है कि प्रभाकर के पास ही तुम्हारा मोबाइल है, क्योंकि आज सुबह उसी नंबर से मेरे पास कॉल आया था। लेकिन यह साजिद उससे कहता है कि प्रभाकर सर मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकते, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वह दोनों बहुत तेज तेज आवाज में बात कर रहे थे कि तभी आवाज सुनकर प्रभाकर यहाँ पर आ जाते हैं और अनीता का मोबाइल फोन बजने लगता है। यह देखकर साजिद समझ जाता है कि प्रभाकर के पास मोबाइल है और अनीता बिल्कुल सही बोल रही थी और अनीता यह भी सही बोल रही थी कि प्रभाकर ने तुमसे झूठ बोला है। इसे देखते हुए साजिद को बहुत बुरा लगता है। और इसी के साथ दलदल वेब सीरीज के एपिसोड 1 और 2 यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो